नमस्कार। कभी सोचा है कि कविता में जादू कैसे होता है? कैसे कवि दो एकदम अलग-अलग चीजों को ऐसे मिला देते हैं कि वो एक ही लगने लगती है? आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं रूपक अलंकार। ये विश्लेषण खास तौर पर नेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया है, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे विश्लेषण के लिए जो जानकारी हमने जुटाई है, उसका स्रोत रविंद्र पूनिया जी का उपलब्ध कराया गया मटेरियल है। चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, जब कविता में उपमेय यानी जिसकी बात हो रही है और उपमान यानी जिससे उसकी तुलना हो रही है, ये दोनों इस तरह से एक हो जाएं कि उनमें कोई फर्क ही ना रहे, तो क्या होता है? असल में इसी सवाल के जवाब में ही रूपक अलंकार का पूरा सार छिपा हुआ है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि रूपक अलंकार क्या है, फिर उसके अलग अलग भेदों को जानेंगे, खासकर सांग रूपक को उदाहरणों के साथ देखेंगे। इसके बाद निरंग रूपक और परंपरित रूपक की बात करेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव पर आते हैं। आखिर ये रूपक अलंकार है क्या भला? इसका बस एक मूल मंत्र है, अभेद आरोप। मतलब जब उपमेय और उपमान में कोई भेद, कोई अंतर ही न रह जाए, एक को सीधे सीधे दूसरे का रूप दे दिया जाता है। संस्कृत में इसकी एक बड़ी खूबसूरत परिभाषा है, तद्रूपकम अभेदो या उपमानोपमेयो। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि जहां उपमान और उपमेय में कोई भेद न हो, वही रूपक है। इसमें हम उपमेय पर उपमान को थोप देते हैं, पर किसी रोक-टोक या शर्त के बिना। वो बस एक हो जाते हैं। अच्छा, रूपक को ठीक से समझने के लिए ना इन दो शब्दों को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है, उपमेय और उपमान। उपमेय वो है जो हमारे सामने है, प्रस्तुत है, जिसके बारे में बात चल रही है, और उपमान वो है जो सामने नहीं है, अप्रस्तुत है, लेकिन हम उसकी मदद से उपमेय को कुछ बता रहे हैं। इन दोनों का खेल ही तो सारे अर्थालंकारों की जान है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि रूपक क्या है, पर यह बनता कैसे है? चलिए अब इसकी बनावट यानी इसकी संरचना के आधार पर इसके अलग अलग प्रकारों को समझते हैं। देखिए, मुख्य तौर पर अभेद रूपक के 3 उपभेद माने जाते हैं, और मजे की बात यह है कि परीक्षा में सवाल भी ज्यादातर इन्हीं से आते हैं। ये है सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। चलिए एक एक करके इन तीनों से दोस्ती करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सांग रूपक की। नाम में ही इसका मतलब छिपा है, स अंग यानी अंगों के साथ। जब उपमेय पर उपमान का आरोप उसके सभी अंगों के साथ कर दिया जाए, तो वहां सांग रूपक अलंकार होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप सिर्फ एक चीज का नहीं, बल्कि एक पूरे सीन का, एक पूरी तस्वीर का रूप बदल रहे हों। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्तियां। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। वाह, क्या खूबसूरत कल्पना है ना? अब चलिए इसमें सांग रूपक को ढूंढते हैं। अब यहाँ देखिए खेल कितना बड़ा है। उपमेय अंबर को सीधे सीधे उपमान पनघट बना दिया गया, लेकिन बात यही नहीं रुकी, उसके अंगों को भी बदला गया। उपमेय तारा को घट यानी घड़ा बना दिया और सुबह की उषा को एक नागरी यानी चतुर स्त्री बना दिया। तो देखा, यहाँ पूरे के पूरे दृश्यों को ही एक नया रूप दे दिया गया है। यही है सांग रूपक। चलिए सांग रूपक तो समझ आ गया। अब जो बाकी 2 बड़े खिलाड़ी हैं, निरंग रूपक और परंपरित रूपक, जरा उन पर भी नजर डाल लेते हैं। इन दोनों में फर्क एकदम साफ है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। सांग रूपक में अंगों के साथ आरोप होता है, वहीं निरंग रूपक मतलब निरअंग यानी बिना अंगों के। इसमें सिर्फ मुख्य उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, उसके अंगों पर नहीं। जैसे बहुत ही मशहूर उदाहरण है चरण कमल। यहाँ सिर्फ चरण पर कमल का आरोप है, बस। और तीसरा भेद है परंपरित रूपक। ये बड़ा मजेदार है। ये तब होता है जब एक रूपक को सही साबित करने के लिए एक और रूपक बनाना पड़े। मतलब एक रूपक दूसरे का कारण बन जाता है। यहाँ एक के बाद एक रूपकों की चेन या एक श्रृंखला सी बन जाती है। आप इसे रूपकों का डोमिनो इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार था कि भाई परीक्षा में रूपक को पहचानेंगे कैसे।
ये पॉइंट्स एकदम सीधे सीधे नंबर दिला सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ कुछ पक्की तरकीबें हैं। अक्सर आपको उपमेय और उपमान के बीच एक छोटा सा योजक चिन्ह, जिसे हम हाइफन कहते हैं, वो मिलेगा। दूसरा, जब आप उसका विग्रह करेंगे यानी उसे खोलकर समझेंगे, तो बीच में रूपी शब्द लगेगा। जैसे चरण कमल का मतलब है चरण रूपी कमल। सबसे जरूरी पहचान, इसमें उपमा अलंकार की तरह सा, सी, सम जैसे तुलना वाले शब्द कभी नहीं मिलेंगे, और उपमेय उपमान हमेशा साथ साथ चिपके हुए आते हैं। ये तुलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में कंफ्यूजन इन्हीं तीनों में होता है। ध्यान से देखिए, उपमा में सा लगाकर समानता बताते हैं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। रूपक में कोई लाग लपेट नहीं, सीधा भेदारोप, मुख चंद्रमा। और उत्प्रेक्षा में मानो, जानो जैसे शब्दों से सिर्फ एक संभावना जताई जाती है, मुख मानो चंद्रमा है। ये मामूली सा फर्क ही सब कुछ तय कर देता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अब एक सवाल आपके लिए। इन पंक्तियों को बहुत ध्यान से पढ़िए। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। अब जरा सोचिए, हमने अभी अभी जो कुछ भी सीखा है उसके हिसाब से इसमें रूपक का कौन सा भेद छिपा है? ये सवाल एक मौका है ये देखने का कि हम सीखी हुई बातों को असल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।